आज आवाज क्यों नहीं आई? अब देख लो ध्यान से क्या पढ़ने वाले। अब हम पढ़ने वाले सुशासन के लिए क्या शर्त हो, क्या कंडीशन हो। सुशासन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? गुड गवर्नेंस। तो गुड गवर्नेंस के लिए कौन कौन सी कंडीशनल होगी, समझ में आया बात है? कंडीशनल मतलब शर्तें होंगी। क्या क्या शर्तें होंगी जो हम कह सकते हैं कि इस व्यवस्था के अंदर सुशासन होगा। हेलो इधर, कि हम कह सकते हैं कि कौन कौन सी कब भारत के अंदर सुशासन कहा जा सकता है। आया समझ में? बल्कि मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, इसके बाद में क्वेश्चन दूंगा मेंस का, अभी तुम लिख कर दिखाओगे। आया समझ? वो क्वेश्चन GS 4th में भी काम आया हुआ, यानी हम यहाँ पढ़ोगे ना तुम GS 4 का भी और गवर्नेंस का सिलेबस ओवरलैपिंग करता हुआ दिखाई देगा। तो समझ में आया? चलो अब हम समझने वाले सुशासन के लिए शर्तें क्या होगी, या सुशासन के लिए शर्तें क्या दो, या सुशासन के लिए मान्यताएं क्या दो। सुशासन के लिए शर्तें या मान्यताएं, कि हम कैसे कह सकते हैं कि इस व्यवस्था के अंदर जो हमारे यहाँ संसदीय प्रकार की व्यवस्था, इस संसदीय प्रकार की व्यवस्था के अंतर्गत हमारे यहाँ सुशासन होगा। हम कब कह सकते हैं ऐसा? तब कह सकते हैं, कुछ पॉइंट्स बताए गए, 1 2 3 4 5 बहुत सारे पॉइंट बताए गए। उन पॉइंट के अंतर्गत हम इसी कहने वाले, हम कह सकते हैं इन पॉइंट को पढ़ने के बाद, ये बहुत सारी शर्तें पढ़ने के बाद, कि हाँ सुशासन होगा। आया समझ? हम कैसे कह सकते हैं कि तुम एक अच्छे बच्चे हो, कैसे कह सकते हैं? इसकी शर्तें बतानी। समझिए, तुम एक अच्छे स्टूडेंट हो, आदर्श स्टूडेंट्स की क्या पहचान हो? नंबर फर्स्ट, समझ बताओ, टीचरों की बातों का बुरा ना मानता हो, नंबर फर्स्ट। दूसरी मात्रा में लगातार छिपते रहता हो, ये तो हंसने की बात नहीं है, ये कुछ कंडीशन हो। तीसरा, नियमित समय पर अपना कार्य पूरा करता हो, समझ गए बात है। चौथे नंबर पर सही समय पर सही डिसीजन लेने की क्षमता रखता हो। पांचवें नंबर, ये कंडीशन है। आदर्श आइडियल स्टूडेंट, आदर्श स्टूडेंट पर हम ऐसे नहीं लिखते थे, तो उसके लिए क्या क्या शर्तें होंगी, तो सुशासन के लिए क्या क्या शर्त होगी, इसके लिए शर्त लिखवाई जाएगी। अब एक एक शर्त लिखवाई भी जाएगी और समझाई भी जाएगी, और थोड़ा ध्यानपूर्वक समझना। नींद आ रही ना, तो आप घर जाकर बेड पर शांति से सो जाओ। समझ में आया कि नहीं आया? सुशासन के लिए कौन कौन सी कंडीशन होगी, सुशासन के लिए क्या क्या शर्तें होगी, आवश्यक शर्तें। कैसे कह सकते हैं कि भारत के अंदर सुशासन होगा कि नहीं होगा, और बाद में जाकर तुम्हें ना इन शर्तों को पढ़ने के पश्चात कुछ ऐसे पॉइंट दिखाई देंगे कि वास्तव में तुम्हें ऐसा समझ में आएगा कि यार सुशासन अगर किसी अर्थव्यवस्था के अंदर या किसी भी देश के अंदर अगर सुशासन की शर्तें लागू हो जा, तो ऐसा महसूस होगा तुम कि वहाँ तो प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा, और तो निजीकरण हो जाएगा। ऐसी व्यवस्था तो वहीं लागू होगी जहाँ निजीकरण होगा। क्या वास्तव में जहाँ निजीकरण होगा तो वहाँ समाजवादी व्यवस्था नहीं होने की, और जहाँ समाजवादी व्यवस्था नहीं होने की, इसका मतलब क्या होगा, जिस समाजवादी व्यवस्था का दुरुपयोग करता होगा। और जहाँ अधिकांश जनसंख्या वाले देश होंगे, वहाँ तो समाजवादी व्यवस्था होगी। इसका मतलब जो सुशासन है वो कहीं ना कहीं समाजवादी विचारधारा के विपरीत अवधारणा, और मुझे लगा भविष्य में ऐसा ही सवाल पूछ लिया, सिद्ध कीजिए कि सुशासन एक प्रकार की समाजवादी की विपरीत अवधारणा है। इस तरह के सवाल पूछ जाते हैं, इस तरह का स्टैंडर्ड लेवल टच करता है क्वेश्चन। यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन को लेवल टच करता होगा। आज पीसीएस में क्या पूछेगा, सुशासन के लिए आवश्यक शर्तें बताइए। पीसीएस में इतना पूछने वाला। अभी 7 जिले बनने वाले उत्तराखंड में, तो 7 जिले बनने वाले, तो उसके अंदर पीसीएस की भरमार मात्रा में वैकेंसी निकलेगी। यानी जब तक तुम्हारा टाइम आएगा ना, तो जबरदस्त मात्रा में तुम आराम से पीसीएस दे सकते हो। एक मौका मिलेगा, तुम पहले ही बैठ जाना। अच्छा, तो चलो ये अच्छी बात है, दीदी के द्वारा एक गुड न्यूज़ और दी गई। चलो सुशासन के लिए आवश्यक शर्तें या मान्यताएं कौन कौन, समझ रहे ना तुम बात? आदर्श स्टूडेंट के लिए क्या क्या शर्तें होनी चाहिए, तो क्या शर्तें होनी चाहिए, वो नियमित समय पर अपना कार्य करता होना चाहिए, क्या क्लास की छुट्टी नहीं मारने वाला होना चाहिए, समझ में आई बात है। दूसरे नंबर पर टीचर की बातों का बुरा नहीं मानना चाहिए। चौथे नंबर पर कितने हो गए, दो ही 3 हुए। चौथे नंबर की शर्तें होगी, उसका प्रत्येक सब्जेक्ट के अंदर कार्य पूरा होना चाहिए। 5वें नंबर की शर्तें होनी चाहिए। अच्छा, यूपीएससी वाले स्टूडेंट की आदर्श पहचान क्या हो, नंबर फर्स्ट, वो अपने कार्य के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए, धैर्यवान होना चाहिए, सहनशीलता उसके अंदर मौजूद होनी चाहिए। ऐसा समझो, वो करप्ट नहीं होना चाहिए। तो क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या नहीं होना चाहिए, ये सारी बातें बताई जाती है शर्तों के अंतर्गत। आया समझ में? उसे तो बोलते हैं आदर्श स्टूडेंट की, आदर्श यूपीएससी के स्टूडेंट की शर्तें, क्या क्या होना चाहिए उसके अंदर। तो यहाँ सुशासन अगर कब कह सकते हैं इस व्यवस्था के अंतर्गत सुशासन होगा, ये कुछ मैं आवश्यक शर्तें लिखवाने जा रहा हूँ, समझाने जा रहा हूँ। पहले मैं समझाऊंगा, उसके बाद में लिखवाऊंगा। ठीक, अब जरा मुझे एक बात बताना, हमारे यहाँ कैसी व्यवस्था, संसदीय व्यवस्था। और जो संसदीय व्यवस्था हमारे यहाँ, संसदीय व्यवस्था में हमारे यहाँ कितने सदन, 2 सदन, एक तो लोकसभा, एक राज्यसभा। क्या हमारे यहाँ इतना बड़ा देश है हमारा, 121.9 करोड़ जनसंख्या, 121.09 करोड़ जनसंख्या हमारे यहाँ 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत की, इतनी तो बताई गई थी।
अब तो 140 करोड़ के आसपास पहुंच रही। तुमने भी आर्टिकल देखा होगा, मैं ग्रुप में भेजता रहता हूँ, उस पर निगाहें दो डालनी नहीं चाहिए। आया समझ में? सुशासन के लिए आवश्यक शर्तें, तो हम कह रहे थे कि जो आवश्यक शर्तें क्या होगी, तो अगर हमारे यहाँ तो लोकतंत्र है हमारे यहाँ, अच्छा, लेकिन हमारे यहाँ लोकतंत्र दो प्रकार के हों, एक तो हो प्रत्यक्ष लोकतंत्र, एक तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र हो, एक हो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को हम प्रतिनिधि लोकतंत्र कहते हैं। प्रतिनिधि लोकतंत्र, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, डायरेक्टली डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी आर द टू टाइप्स। कितने टाइप्स? नंबर फर्स्ट द डायरेक्टली डेमोक्रेसी एंड इनडायरेक्टली डेमोक्रेसी विच नाउन एज द सेकंड नेम क्या बताया था अभी थोड़ी देर पहले? सेकंड नेम रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। रिप्रेजेंटेटिव हिंदी में कहते हैं प्रतिनिधि लोकतंत्र, दूसरी भाषा में कहते हैं प्रतिनिधित्व लोकतंत्र। बात समझ में आई? तो हमारे यहाँ कौन सा लोकतंत्र? प्रतिनिधि लोकतंत्र। जरा एक बात बताओ, तो जिसे तुम चुन को भेजते हो, जिसे तुम वोट डालते हो, वे ना तुम्हारा प्रतिनिधित्व करते हैं। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र होना चाहिए कि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र होना चाहिए? तुम्हारे लिहाज से कौन सा सही है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र, जहां तुम डायरेक्टली तुम खुद ही नेता बन जाओ। होगा नहीं? क्या कह रहे हैं आप? मैं कहता हूं दो प्रकार के लोकतंत्र बताए मैंने, दो प्रकार की विचारधारा हमारे पास मौजूद है। नंबर फर्स्ट, एक तो प्रतिनिधि लोकतंत्र, एक हो प्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो जो प्रतिनिधि लोकतंत्र हो और प्रत्यक्ष लोकतंत्र, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं तुम्हारे लिहाज से कौन सा सही है? मेरा फोटो बढ़िया नहीं आ रहा था। कौन सा लोकतंत्र बढ़िया? नहीं, निर्भर करता वहां की जनसंख्या कैसी है। आया समझ में? अगर वहाँ कम जनसंख्या होगी ना तो वहाँ प्रत्यक्ष लोकतंत्र बढ़िया होगा। आया समझ में? अगर वहाँ अधिकांश जनसंख्या होगी ना, वहाँ अप्रत्यक्ष लोकतंत्र या प्रतिनिधि लोकतंत्र अच्छा होगा। समझ में आया बात? या जब तक जनता की सहभागिता गवर्नमेंट के अंदर नहीं जानेगी ना, तो ये समझ जाओ वहाँ प्रशासन अच्छा हो ही नहीं सकता, गुड गवर्नेंस कह ही नहीं सकते वहाँ। समझ में आई बात? या सरकार है ना, वो जनता के प्रति रिस्पॉन्सिबल होनी चाहिए। अगर गवर्नमेंट ना, जनता होगी हमारी यहाँ की, जो यहाँ जितने पीपल पाए जाए, सारे लोग जितने पाए, उनके प्रति जवाबदेही होनी चाहिए। समझ आएगी बात? या अभी हम क्या करते हैं, जो लोकसभा के जो सदस्य हो, वे मंत्रिपरिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं होते, या मंत्रिपरिषद के सदस्य लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हो। जो मंत्रिपरिषद हो, मंत्रिपरिषद बनाई जा हमारी, मंत्रिपरिषद के अंदर वो किसके प्रति उत्तरदायी हो? और जो लोकसभा हो वह किसके प्रति उत्तरदायी हो? हमारी जनता के। क्या तुम उनसे जाकर सवाल पूछ लो, तुमसे जाकर सवाल पूछोगा, तुम्हारे यहाँ का जो सांसद होगा, तुमने एक सवाल पूछा उसको आज तक? वोट देख रहे हो, तुम्हारी मम्मी ने भी पापा ने भी सबने बटन वही दबाया था, पंजे पर फूल पर फलाने पर ढिमके पर, समझे? दबाया था नहीं दबाया था? तो बताओ, तुमने उनसे सवाल भी पूछा कुछ आज तक जाकर? तो इसका मतलब हमारे यहाँ प्रतिनिधि लोकतंत्र, एक व्यक्ति 18-20 लोगों का प्रतिनिधित्व करता होगा, 18-20 लोगों का प्रतिनिधित्व करता होगा, 18-20 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करता होगा, और वहाँ जाकर बैठता होगा और तुम्हारी बात तक नहीं करता। इसका मतलब इस व्यवस्था में हम सुशासन कह ही नहीं सकते। ये कहे का सुशासन होगा? अब एक उदाहरण देता हूँ, तुम फारूक अब्दुल्ला श्रीनगर के मुख्यमंत्री थे। 18-20 लाख जनसंख्या होगी वहाँ से, 18-20 लाख के आसपास जनसंख्या होगी। उसमें से भी कुछ वोट उधर चले गए, कुछ इधर चले गए, 10-12 लाख लोगों ने उन्होंने चुन लिया। उसके बाद वे आए और मुख्यमंत्री बना दिया गया। इसे तुम कैसे सुशासन कह सकते हो? 10-12 लाख लोगों ने वोट डाला उन्होंने, कुछ तो ऐसे थे उसमें, तो 18 लाख के आसपास वोट थे, 6-7 लाख लोग वे तो उसे पसंद ही नहीं करते। जब वे पसंद ही नहीं करते, मैं हूँ, आया समझ, मैं कल विधायकी का पर्चा भरता हूँ, यहाँ भरता हूँ, कोई दिक्कत? अब ऐसा होगा सारे के सारे वोट मुझे दे देंगे, आधे तो ऐसे भूखे में बैठे, अच्छा कम्युन है, तुझे ही वोट नहीं देने चाहिए, सबको दे दूंगी वोट। आया समझ में? समझ में? हम भले कितने, किसी की नज़रों में हम भले ही कितने हीरो हो, लेकिन किसी न किसी की नज़रों में जरूर जीरो हो। समझे नहीं क्या? समझ में? तो ये बताओ, अगर मुझे वोट पड़ भी गए यहाँ, मान लो मुझे 40,000 वोट पड़ गए, और यहाँ का जो पोलिंग है ना टोटल वो 1.5 लाख का, और 40,000 वोट पाकर मैं जीत भी गया, तो जो 1.5 लाख लोग थे, 1.5 लाख में तो 40,000 का 1,10,000 लोगों ने मुझे डिसलाइक मारा, अभी उनका भी प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ विधानसभा के अंदर जाकर। तो ये कहेगा सुशासन होगा? क्या तुम इसे सुशासन कहोगे? यस और नो? इसे सुशासन नहीं कहा जा सकता, इसे डेमोक्रेसी तो कह सकते हो तुम। और वो भी कैसी डेमोक्रेसी? रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी।
in this time we have the representative democracy over India. Yes or no? But this is not good governance. Understand? This point समझाया और भीतर? ओके, लिखना स्टार्ट करते हैं. तो इसका ये मतलब होगा, इसका ये मतलब होगा कि जो वर्तमान समय में हमारे यहाँ जो लोकतंत्र दिखाई दे रहा वो कहीं ना कहीं सुशासन के विपरीत है. वो तो विपरीत दिखाई दे रहा है यार. चलो, लेकिन इसे तमीज से लिखते हैं. अब देखते हैं सुशासन कितना अच्छा हो. सुशासन की जो तुम शर्तें पढ़ोगे ना, ऐसे लोगों अब तो सुशासन होना चाहिए. सुशासन तो तुम्हें प्यार हो जाएगा. किसका? सुशांत नहीं, सुशासन. सुशासन यूं ही मरता नहीं, कोई मार दिया जाता है. सुशांत सिंह राजपूत मरा नहीं था. अच्छा, कितना मारा था? पहली शर्त हमारे यहाँ जो राजनीतिक प्रणाली होगी, सुन लो पहले, हमारे यहाँ जो राजनीतिक प्रणाली होगी, कैसी प्रणाली? राजनीतिक प्रणाली. तो जहां सुशासन होगा ना मैडम, इधर देख लो, जहां भी सुशासन होगा ना वहां जो राजनीतिक प्रणाली होगी, राजनीतिक प्रणाली को ना जनता के प्रति, किसके प्रति? जनता के प्रति रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए. क्या होना चाहिए? उत्तरदायी. जो राजनीतिक प्रणाली होगी ना उसे जनता के प्रति रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, उत्तरदायी होना चाहिए. ऐसा कह सकते हैं जहां भी जिस व्यवस्था में भी ऐसा होगा उस व्यवस्था के अंदर क्या होगा? गुड गवर्नेंस होगा, सुशासन होगा. यस और नो? ठीक. अगर प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी हो, मैंने कहा देखो राजनीतिक प्रणाली जनता के प्रति प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी होगी तो ज्यादा बेहतर होगा. अगर अप्रत्यक्ष रूप से होगी, जो हमारे यहाँ मौजूद है अप्रत्यक्ष रूप से, आज समझ में. अब तुम क्या करते हो? तुम क्या कहीं सीधे जाकर उनसे बात करते हो? लोकसभा स्पीकर से डायरेक्ट तुम्हारे जो चुने हुए नुमाइंदे वे वहां जाकर बैठते हैं, तुम्हारा प्रतिनिधित्व करते हैं 18-20 लाख लोगों का. आज समझो, तुम लेटर लिखते लिखते मर जाओगे सर. तुम्हारा एक अगर पढ़ भी ले हो, समझ में आया नहीं? तो ये कहीं का लोकतंत्र, इसे सुशासन नहीं कह सकते. ऐसा समझ, जब भी सुशासन की अवधारणा जो निकल गई ना, वो वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो विकासशील देशों को ऋण दिया जाता था, उसके लिए जो आवश्यक शर्तें रखी जाती थी, उन शर्तों को ही गुड गवर्नेंस कहते हैं. कब आई? 1993 में विकसित हुई है. ऐसा समझ में. इसका मतलब जो सुशासन है ना वो वैश्वीकरण की देन है, और वैश्वीकरण ना निजीकरण को प्रमोट करता होगा, और निजीकरण को प्रमोट करता होगा. इसका मतलब सुशासन सीधे सीधे सीधे, अगर सुशासन की तुम फिलोसॉफी पढ़नी स्टार्ट कर दो, सारे पॉइंट पढ़ लोगे, अंत में जाकर तुम्हें एक ही चीज दिखाई देगा, सुशासन का इशारा निजीकरण की तरफ, प्राइवेटाइजेशन की तरफ. ऐसा समझ में. इसका मतलब ये ना सरकार का विरोध करता होगा. जो सरकार का विरोध करता होगा, कहता नहीं सरकार की भागीदारी, जनता की भागीदारी तो होनी चाहिए, तो सब चीजें धीरे धीरे कहीं ना कहीं तुम प्राइवेटाइजेशन की तरफ लेके चला जाएगा. तो इस तरह कर कभी सवाल पूछा जा सके, मुझे इस बात का डर है. ऐसा समझ, क्योंकि बहुत ज्यादा फिलोसॉफिकल हो जाएगा ना, लास्ट में जाकर तुम 5-6 पॉइंट लगे, तुम ऐसा लगा पढ़ने, भैया जी हमको तो ऐसा लग रहा है कि आप ना कहीं धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि आप प्राइवेट जब भी सारे पॉइंट पढ़ा दूंगा तुम्हें, ऐसा लगा तुम कि भैया जी हमको तो ऐसा लग रहा कि ये सारी की सारी बातें ना वहीं लागू होगी जहां प्राइवेटाइजेशन होगा, निजीकरण होगा, और जहां निजीकरण होगा वहां सुविधाएं अच्छी होगी, और सुशासन में सुविधाएं छीन हो जाती. यस और नो? इसका मतलब जो सुशासन है ना कहीं वो किसे प्रमोट करता होगा, किसे प्रोत्साहित करता होगा? निजीकरण को प्रोत्साहित करता होगा. यस और नो? ठीक है, पहला पॉइंट लिखो. राजनीतिक प्रणाली को जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं होना चाहिए. राजनीतिक प्रणाली को जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं होना चाहिए. हेलो सर, अभी तो मुझे टाइम लग जाएगा सर. 5-6 बजे बाद, 6 बजे बाद फ्री होंगे. 6 बजे. ओके सर, ठीक है सर, ठीक है. ओके, क्या बात करें? क्या लिखा? राजनीतिक प्रणाली. देखो ये राजनीतिक प्रणाली किसके प्रति उत्तरदायी होगी? हेलो, राजनीतिक प्रणाली जो होगी वह किसके प्रति उत्तरदायी होगी? उत्तरदायी ही नहीं होना चाहिए, जवाब भी देना चाहिए. पहले लिखो, पूरा कंप्लीट पॉइंट लिखो. राजनीतिक प्रणाली को जनता के प्रति उत्तरदायी ही नहीं होना चाहिए. उत्तरदायी ही नहीं होना चाहिए. राजनीतिक प्रणाली को जनता के प्रति उत्तरदायी ही नहीं होना चाहिए. होना चाहिए, बल्कि
बल्कि जनता के द्वारा मान्यता प्राप्त होनी चाहिए, मान्यता प्राप्त होनी चाहिए, प्राप्त होनी चाहिए। इसका मतलब समझे ना तुम? जब मैं चुनाव जीत का था, सारी जनता मुझे थोड़ा ही सपोर्ट करती होगी, बल्कि जनता के द्वारा मान्यता प्राप्त, जनता के द्वारा मान्यता प्राप्त होनी चाहिए, जनता के द्वारा मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। ठीक। दूसरा पॉइंट पहले समझ लो, ये पॉइंट बहुत काम आने वाले। तुम जब भी तुम्हें गुड गवर्नेंस के बारे में लिखना हो, अच्छी सरकार के बारे में लिखना हो, गवर्नमेंट के, तब भी पॉइंट डाल सको, काम कर जाएंगे, तुरंत काम करेंगे। समझ में आया नहीं बात? है कि एक देश के अंदर कैसी सरकार होनी चाहिए? तो सरकार हो या ना हो, लेकिन जो प्रशासन है ना, गुड गवर्नेंस होना अनिवार्य है। वर्तमान समय की डिमांड है, मांग गया जो सुशासन वर्तमान समय में, ये भारत आज का समय चल रहा है ना, उसके अंदर सुशासन होना ही चाहिए। सुशासन नहीं होगा ना तो भ्रष्टाचार जन्म लेगा। आया समझ में? वर्तमान समय में प्रासंगिक रिलेवेंसी बनी हुई इसकी, गुड गवर्नेंस की। समझ में बात? क्या कहा? इन द प्रेजेंट टाइम आर रिलेवेंस क्या गुड गवर्नेंस इन दिस टाइम रिलेवेंसी ऑफ द गुड गवर्नेंस। आज के समय की डिमांड बनी हुई इसकी रिलेवेंसी। ओके, लिखो दूसरा पॉइंट। रुक जाओ। हमारे कितने सारे वर्ग रहते हैं, वर्ग मतलब समाज की विभिन्न वर्ग, अलग अलग वर्ग। देखो समाज में तुम अलग अलग प्रकार के वर्ग मिलेंगे। तुम एक हिंदुओं का वर्ग हुआ, एक मुस्लिमों का वर्ग हुआ, ठीक। या ऐसे भी कह सकते हो, अलग अलग प्रकार से बांट लो तुम, या ऐसे भी कह सकते हो जातियों का धर्म बांट लो। इतने प्रकार की जाति हमारे यहाँ मौजूद है, तो अलग अलग वर्ग बना हुआ। चाहे कोई से भी प्रकार का वर्ग हो, चाहे वो जंगलों में पढ़ा हुआ व्यक्ति ही क्यों ना हो। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। कहते नहीं जब सीट आती है ये एससी के लिए रिजर्व होगी, ये एसटी के लिए रिजर्व होगी। समझ की बात है? जब चुनाव होने वाले हों तो क्या हो, एसटी की सीट आई, एससी की सीट आई, ओबीसी की सीट आई, तो ये बताओ जो सरकार होगी ना, सरकार तब बनेगी, सरकार जब जो बनाई जाएगी सरकार पूरी की पूरी, उस सरकार के अंदर प्रत्येक वर्ग की सहभागिता होनी चाहिए। जब तो गुड गवर्नेंस कहोगे, पता लग रहा है कि जो शासन होगा, गवर्नमेंट होगी, उस पर जो उच्च वर्ग के व्यक्ति, उच्च वर्ग के आया समझ में, जो ये देखो एक उच्च वर्ग के व्यक्ति हो, जैसे शर्मा वर्मा हुए हैं, आया समझ में, नाम तो लेना नहीं चाहिए, जो ब्राह्मण हुए, ये जो उच्च जाति के वर्ग, अगर इनका इनकी राजनीतिक मोनोपोली होगी, इनका राजनीतिक एकाधिकार होगा, तो क्या आप उसे गुड गवर्नेंस कहोगे? आया समझ में। जो निचला वर्ग होगा वो तो वंचित रह जाएगा ना। मैं आज भी तुम्हें ऐसे गाँव बता सकता हूँ जहाँ आई तो महिला की सीट और एससी की आई, एससी की महिला की सीट आई, लेकिन वो जो बंदा जिसने चुनाव लड़ा वो एससी का है ही नहीं, उसके घर में जो वाइफ आई थी वो इलीगल तरीके से एससी की बनी हुई थी, तो वहां उसको तो प्रतिनिधित्व हुआ ही नहीं। आया समझ में? जो उच्च वर्ग था, यानी मैं ब्राह्मण हूँ, मेरे यहाँ कोई चमार, ऐसे नाम लेना चाहिए, मेरे यहाँ कोई वो आ रखी, मतलब लोअर कास्ट की लड़की आ रखी, समझ में आई बात है? तो वो लड़की आ रखी, तो बताओ मैं ब्राह्मण हूँ, समझ में आया? तो सीट आई महिला की, और जो महिला की सीट आई एससी की सीट आएगा, तो उस जिस गाँव में मैं रहता हूँ तो चुनाव तो फिर मैं ही लड़ूंगा, मैं तो ब्राह्मण हूँ, तो क्या मेरी पत्नी शासन करती हुई दिखाई देगी? आया सब दिखाई देगी? नहीं दिखाई दे। इसका मतलब एक जो वंचित वर्ग का था, जिस हिसाब से वो सीट बनाई गई होगी, उन वहां के लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं हो पाने का, वो गरीब हो जाएगा और अमीर होता चला जाएगा। इसका मतलब उसको गुड गवर्नेंस दिखा सकते तुम। इसलिए कहता हूं कि जो सरकार है ना, सरकार जब बनाई जाएगी, प्रत्येक वर्ग की भागीदारिता सुनिश्चित होनी चाहिए। हम कह सकते हैं गुड गवर्नेंस यहाँ मौजूद है। यस और नो? वर्तमान समय में इस तरह दिखाई दे रहा तुम है गुड गवर्नेंस इस तरह का ही। समझ बात यार? राजनीति के अंदर भी हर चीज का तो राजनीतिकरण होना स्टार्ट हो चुका, तो वर्तमान समय में हमारे यहाँ गुड गवर्नेंस नहीं है। इसलिए तो कहता हूँ वर्तमान समय की जरूरत है गुड गवर्नेंस, सुशासन होना चाहिए। तुम कूद के चिल्ला का कहना कि सुशासन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? पहला पॉइंट क्या लिखवाया बताओ? जब तक नहीं बोलेंगे तब तक सीखेंगे नहीं से। राजनीतिक प्रणाली में जनता के द्वारा मान्यता प्राप्त भी होनी चाहिए। आया समझ में? लेकिन बताओ प्रतिनिधि लोकतंत्र में क्या ऐसा हो? नहीं होता ना। आया समझ में? इसलिए तो जो अमेरिका मौजूद है, अमेरिका की जनसंख्या लगभग 35-40 करोड़ के आसपास है, वहां ना सिर्फ एक ही राष्ट्रपति बनाए जा और वे डायरेक्ट रूप से वोट डालते हैं, उसे डायरेक्ट वोट डालते हैं। वहां प्रत्यक्ष लोकतंत्र मौजूद है, और जब वहां प्रत्यक्ष लोकतंत्र मौजूद है, सरकारी तो नाम की वहां कोई चीज है ही नहीं, सब चीज प्राइवेट है। इसलिए तो कहता हूं सुशासन हमेशा कहीं ना कहीं, सुशासन जो जैसी धारणा ना, ये विकसित देशों के द्वारा जनरेट की गई। ऐसा समझ में? जनरेट का मतलब समझते हो?
बनाई गई। गॉड का नाम सुना है? गॉड, गॉड माने क्या हो? भगवान। जी का मतलब हो जनरेटर, जनरेटर बनाने वाला। ओ का मतलब हो ऑपरेटर, संचालित करने वाला। डी का मतलब डिस्ट्रॉयड, नष्ट करने वाला। मतलब बनाने वाले भगवान, चलाने वाला भगवान, नष्ट करने वाले भगवान। समझ में आया? कर दो, कुछ तो पता लगा। चलो नेक्स्ट पॉइंट समाज के, नेक्स्ट पॉइंट समाज के विभिन्न वर्गों समाज के विभिन्न वर्गों की शासन प्रणाली में, विभिन्न वर्गों की शासन प्रणाली में सहभागिता, इंग्लिश में चाहे तो लिख सकते हैं पार्टिसिपेशन, सहभागिता होनी चाहिए। समाज की विभिन्न वर्गों की शासन प्रणाली में सहभागिता होनी चाहिए। किसके अंदर सहभागिता होनी चाहिए? शासन प्रणाली में। किसकी शासन प्रणाली की? किसकी? समाज के विभिन्न वर्गों की, विभिन्न वर्गों की क्या होनी चाहिए? सहभागिता। आया समझो? तो कह सकते हैं गुड गवर्नेंस होगा। कितनी शर्तें बताई तुम? दोनों समझ में आई कि नहीं आई? कितनी छात्र या छतरी कोई प्रॉब्लम हो? जब मोदी जी प्रधानमंत्री बनाए गए थे ना, तो उनसे एक सवाल पूछा गया था। तीसरा पॉइंट समझाने जा रहा हूं कि हमारे यहाँ देश में ना क्या होना चाहिए। जब तुम प्रधानमंत्री बन जाओगे तो तुम क्या करोगे और क्या होना चाहिए? उन्होंने एक ही बात कही थी। उन्होंने कहा था यहाँ विधि का शासन होना चाहिए। किसका? विधि का शासन। रूल ऑफ लॉ होना चाहिए हमारे यहाँ। और जहाँ रूल ऑफ लॉ हो ना, रूल ऑफ लॉ का मतलब वो विधि का शासन, विधि से बड़ा कोई नहीं है। दूसरे नंबर पर उन्होंने एक बात और कही थी कि स्वतंत्र न्यायपालिका होनी चाहिए। यानी वहां की ना, जहां भी हम सुशासन होगा उसकी शासन प्रणाली के अंतर्गत, उस शासन प्रणाली के अंतर्गत रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। रूल ऑफ लॉ, विधि से बड़ा कोई नहीं होना चाहिए। आया समझ में? जैसे ही कोई व्यक्ति विधि से ऊपर चला जाएगा, यहाँ बैठे हुए प्रत्येक व्यक्ति मैं विधि हूँ, अगर तुम मेरे से ऊपर जाने की कोशिश करोगे ना तो मार खाओगे, कठिनाई पैदा हो जाएगी। इसे बोलते हैं रूल ऑफ लॉ। मैं कौन हूँ? सरकार नहीं, कानून। आया समझो? और सब इन कानून किसके दायरे में रहना चाहिए? कानून के। और जैसे ही कोई व्यक्ति कानून का उल्लंघन करे तो क्या हो जाएगा? बर्बाद हो जाएगा, तबाही हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? ठीक है। ऐसे क्या देख रहे हो? तुम पागल हो? तुम्हें कोई अलग से मार पड़ी हुई? तो रूल ऑफ लॉ, जरा एक बात बताओ, रूल ऑफ लॉ के बारे में समझाया था। ठीक, कल को तुम तैयारी करके जाते हो, शासन प्रणाली के अंदर घुस जाते हो, आया समझ में? और तुम ना जाते हो और तुम्हारी पोस्टिंग ना उसी जिले के अंतर्गत हो जाती है जिसमें तुम्हारे दुश्मन बसे हुए थे पुराने। तो तुम ना इंडिविजुअल तरीके से उसे इंडिकेट कर पकड़ के मारोगे। समझ नहीं बात? पुलिस प्रशासन जबरदस्ती का आरोप भी लगा सकते हो, तुम इस पर लगा सकते हो, नहीं लगा सकते? ठीक, बाद में जाकर पता चल रहा है तुम अपने ना जो तुम्हारे कानून था उसका इंक्रोचमेंट कर रहे हो, तुम उसकी परिधि से तुम बाहर जा रहे नहीं जा रहे। तो लेकिन इसे हम रूल ऑफ लॉ नहीं कह सकते। तुमने वहाँ जबरदस्ती का लाठी चार्ज करा रखा, छात्रों को पीट कर मार रहे हो, तुम एसडीएम बन जाते हो या डीएम बन जाते हो, तुम बना जाता। आया समझ? तुम्हारा दिमाग खटक चुका। ठीक, तुम्हारी किसी के साथ लड़ाई बज रखी, तुम्हारे घर से तुम्हारे जो हस्बैंड था ना उसके साथ लड़ाई बज गई और वहाँ तुमने लाठी चार्ज करवा रखा खतरनाक तरीके से। तो इमोशंस भी कंट्रोल कर रखने पड़ते हैं। आया समझ में? पता लग रहा है जो तुम्हारा हस्बैंड था वहाँ तो लड़ाई बज गई और वहाँ करी बजाओ साले के बजाओ, देखा जाएगा जो होगा, मारो, तमीज से मारो। और पीछे जो छात्र लोग में परेशान हुए फिर रहे, उनके हाथ पैर टूट रखे बेचारों के, कुछ गलती भी नहीं आती उनकी,
इसे बोलते हैं रूल ऑफ लॉ। इसका मतलब, और तुम्हें ना कोई कंट्रोल करने वाला नहीं है, इसका मतलब उस शासन प्रणाली के अंदर ना रूल ऑफ लॉ नहीं है, विधि का शासन नहीं होना है, और ये विधि का शासन होना चाहिए, वर्तमान समय की जरूरत है। दिल्ली के अंदर जब लाठीचार्ज हुआ था, वो लड़की मीडिया पे सामने आकर क्या कहती, जो लोगों की पढ़ाई कर रही थी, ये व्हाट इज दिस, यह क्या है, ये रूल ऑफ लॉ है, ये रूल ऑफ लॉ है। वो लोग हमें पकड़ के ऐसे मार रहे थे, जानवरों की तरह मार रहे थे हमको पकड़ के, ऐसे बोल रहा था उसने, ऐसा समझ में। तो वो उसकी भाषा तो सिर्फ मैं ही समझ रहा था ना, क्यों कि रूल ऑफ लॉ जैसी संकल्पना, विधि के शासन की संकल्पना, तो इससे तो मैं भली भांति परिचित हूँ। बात समझ में आया? कोई दिक्कत? रूल ऑफ लॉ पता लगा कि कोई भी व्यक्ति हो, राजा हो, विधि से बड़ा नहीं हो सकता, विधि के दायरे में काम करेगा। कितना भी बड़ा कानून बना लो, वो कानून भी कानून के दायरे में काम करेगा। किसके दायरे में? इसका मतलब एक व्यक्ति बता दो जो भारत में सबसे पावरफुल व्यक्ति हो, है कोई? सोच लो, जो तुम्हें सबसे पावरफुल व्यक्ति लगता हो। जब बचपन में छोटे छोटे थे, कक्षा 7-8 में, सबसे ज्यादा पावर तो आईएएस की हो, उससे ज्यादा तो पीसीएस की हो, पुलिस वाले बहुत पावरफुल हो। आज समझ लो, बताओ आप पावरफुल हो? बताओ, बताने नहीं आएगा तुम? बताओ, सबसे ज्यादा पावर तो भाई नजरों में किसकी हो? व्यक्ति का हो? हाँ, वो भी कानून के दायरे में रहेगा, काम करने वाला होगा। गुरु लोगों की दुनिया से बाहर निकल जाए थोड़ी देर, लीगली तो बताओ सबसे ज्यादा पावर किसकी हो? मान लो जज की होगी, जज की मान लेते हो, ऐसा समझो। लेकिन उन पर भी ना युक्त प्रतिबंध लगाए गए। जब मैं तुम्हें न्यायाधीश के बारे में पढ़ा रहा था ना, मैंने ये भी बताया था, हटाने की प्रक्रिया पढ़ाया था। इसका मतलब वो भी कानून से ऊपर नहीं जा सकता, चाहे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ही क्यों ना हो, ऐसा समझ में। उन्हें भी संविधान में ना उनकी भी हटाने की प्रक्रिया दी। ये इस बात की ओर इशारा करता, हमारे यहाँ रूल ऑफ लॉ मौजूद है, ऐसा समझो। अगर पेपर में इस तरह का सवाल आ जा कि सिद्ध करो हमारे यहाँ विधि के शासन की संकल्पना, भारतीय संविधानों में विधि के शासन की संकल्पना निहित, तो कैसे लिखोगे? ऐसे लिखोगे, बड़े से बड़ा पद हो, छोटे से छोटा पद हो, विधि के शासन के अंतर्गत काम करता होगा, रूल ऑफ लॉ मौजूद है। बात समझ में आई? ठीक। और क्या होना चाहिए हमारे यहाँ? और हमारे यहाँ पता क्या होना चाहिए? हमारे यहाँ स्वतंत्र न्यायपालिका होनी चाहिए। न्यायपालिका पर किसी का ना बैरियर नहीं लगे होने चाहिए, बाधा नहीं होनी चाहिए किसी की, ऐसा समझ में। न्यायपालिका ना जो, उस पर किसी का दबाव नहीं होना चाहिए, कोई परेशानी नहीं होना चाहिए उस पर। अगर नहीं है ना, इसका मतलब हम कह सकते हैं हमारे यहाँ सुशासन मौजूद है। ये सुन लो, ठीक। ऐसा क्यों होना चाहिए? स्वतंत्र न्यायपालिका क्यों होनी चाहिए? स्वतंत्र न्यायपालिका होगी और हमारे यहाँ विधि के शासन की संकल्पना होगी, तो पता क्या होगा? मानव अधिकार होंगे ना, उन्हें संरक्षित किया जा सकता होगा। क्या किया जा सकता होगा? जो समाज के जो वंचित वर्ग होंगे ना, उनका शोषण होने से बचाया जा सकता होगा। अगर ऐसा होगा, आराम से लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो? अगर ऐसा हो सकता होगा तो कह सकते हैं सुशासन होगा। कौन, क्या होगा? किसके अंदर सुशासन होगा? शासन प्रणाली के अंदर सुशासन होगा। किसके अंदर? आया समझ में? किसके अंदर सुशासन होगा? शासन प्रणाली के अंदर। बात समझ में आई? कितनी चीज समझाए हम तुम? 2। वी हैव रूल ऑफ लॉ, वी हैव द जुडिशरी, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, यू नो, ओके। तो जो हमारा वंचित वर्ग होगा उसका शोषण होने से बचाया जा सकता होगा। वंचित वर्ग जानते हो तुम? ऐसे में जो गरीब वर्ग, मेरे जैसा मजदूर वर्ग, तुम्हारा जैसा हाईली क्वालिफाइड लोग थी, ऐसे समझ में, उसका शोषण होने से बचाया जा सकता होगा। तीसरे नंबर पर, ठीक। और वो भी कैसा शोषण? भांति भांति प्रकार का शोषण, ठीक। तीसरे नंबर पर ये समझ जाओ। और क्या बताया था मैंने? और तुम्हें बताया था कि जो मानव अधिकार है ना, मानव अधिकार उन्हें संरक्षित किया जा सकता है। और सत्ता के जो सत्ता हो ना, जनता हो, सत्ता नहीं, वो सरकार हो, सरकार, उसके दुरुपयोग को भी रोका जा सकता होगा अगर ये सब चीजें होगी। अगर स्वतंत्र न्यायपालिका होगी तो बताओ, जो सरकार होगी उसके दुरुपयोग को रोका जा सकता, नहीं रोका जा सकता होगा? ये सर नो, उन वही तो उस पर युक्त प्रतिबंध लगागी। तो बताओ, अगर जहां ऐसा होगा हम कह सकते हैं वहां सुशासन होगा। क्या होगा? इतनी बात बताओ, समझ में आई नहीं? अब मैंने जितना भी मैं समझाया सारा का सारा, इससे कुछ चंद लाइनों में पिरो देता हूं। चलो लिखो, लिखो। एक स्थापित, तीसरे नंबर पर लिखो, एक शासन प्रणाली में, लिखो शासन प्रणाली में, शासन प्रणाली में
प्रणाली में एक वैधानिक रूपरेखा होनी चाहिए। वैधानिक रूपरेखा होनी चाहिए। रेखा कौन थी? रूपरेखा होनी चाहिए। तो दिमाग समझ में आई कि नहीं आई? अच्छा, वैधानिक रूपरेखा को मतलब समझते हो? मतलब कानून होना चाहिए। वैधानिक जहाँ भी नाम आ जाएगा ना, समझ जाना कानून की रूपरेखा होनी चाहिए, एक कानून बना होना चाहिए। हाँ, और जो वैधानिक रूपरेखा होनी चाहिए ना, वो स्वतंत्र न्यायपालिका, सुन लो ध्यान लगेगा, स्वतंत्र न्यायपालिका और विधि के शासन की संकल्पना पर आधारित होनी चाहिए। क्या लिखा? शासन प्रणाली में एक वैधानिक रूपरेखा होनी चाहिए जो स्वतंत्र न्यायपालिका जो स्वतंत्र न्यायपालिका तथा विधि के शासन की संकल्पना, विधि के शासन की संकल्पना पर आधारित होनी चाहिए। जो कि विधि के शासन की संकल्पना पर आधारित होनी चाहिए। ताकि समाज के ताकि इसके माध्यम से, ऐसे लिखो, ताकि इसके माध्यम से समाज के वंचित वर्ग का शोषण, या सामाजिक शोषण लिख दो, सामाजिक शोषण, ये सही रहेगा। इसके माध्यम से सामाजिक शोषण, कोमा, इसके माध्यम से सामाजिक शोषण, ऐसे लिखना, इसके माध्यम से सामाजिक शोषण जिसका होगा वो सामाजिक वंचित वर्ग का ही होगा, और उच्च वर्ग का भी हो सकता। इसके माध्यम से सामाजिक शोषण एवं सत्ता के दुरुपयोग को रोका जा सके, सत्ता के दुरुपयोग को रोका जा सके। रहे न रहे हम महका कर, रोज ही रोटो सुनाया करो, क्या छुट्टी मार के बैठ जाओ। कितने पॉइंट हो गए? 3 पॉइंट। चौथा पॉइंट, एक होती है नौकरी, एक तो नौकरी हो, और दूसरा क्या हो, हमने कहा किसी को कि चलो तुम्हारी नौकरी नहीं लगेगी, तो नौकरी बहुत छोटे लेवल की चीज़ हो, ऐसा बोलिए। हमने कहा चलो तुम्हारी नौकरी लग जाएगी, तो नौकरी का मतलब बहुत छोटे लेवल की चीज़ हो। मैंने तुम्हें कहा तुम्हारी नौकरी नहीं लगने की, मेरा मानो तुम्हारी नौकरी लगनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि तुम्हारी नौकरशाही होगी। तुम्हारी नौकरी नहीं है, वह हो नौकरशाही।
क्या हो? तो नौकरी बहुत छोटी चीज़ हो। आज समझ, इसकी दुनिया से बाहर निकलो। इस छोटा माइंड सेट है ना, इसे इसकी दुनिया से जब बाहर निकल जाओ, जब लिखने की क्षमता मौजूद हो जाए ना बॉडी के अंदर, तो हम नौकरशाही की बात करने वाले, सुशासन के अंदर हम नौकरशाही की बात करने वाले। आज नहीं तो कल तुम नौकरशाह बनने वाले। आया समझ में? दूसरी भाषा में हम ब्यूरोक्रेसी कहते हैं, ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी। तो तुम ना नौकरशाही का हिस्सा बनने वाले। नौकरशाही से तो बोलते हैं नौकरशाही, तोड़ लो सर, नौकर, नौकर मतलब शाही, जो तुम्हारे नीचे काम करने वाले सारे नौकर हो। आया समझ? नौकरी तुम्हारे अंडर में काम करने वाली। शाही का मतलब राजा हो, नौकरों के ऊपर का राजा नौकरशाही कहलाती। समझ में आया मत? कोई दिक्कत है तो इतनी बात बताओ। ऐसी ऐसी भ्रांतियाँ समझ में आई। तो सिविल सर्विस है ना, जो सिविल सर्विस का एग्जाम हो, वो कोई नौकरी का एग्जाम नहीं है कि मैं नौकरी की तैयारी कर रही या नौकर बनूंगी। आया समझ में? तुम जाओगे सिविल सर्वेंट्स बनोगे, और सिविल सर्वेंट्स का मतलब दूसरी भाषा में क्या हो? सिविल सेवक हो, जिसे हम लोक सेवक भी कहते हैं, और दूसरी भाषा में उसे ब्यूरोक्रेसी कहते हैं, और ब्यूरोक्रेसी का दूसरी भाषा में नाम यही हो, नौकरशाही। ठीक? तो तुम नौकरशाही का हिस्सा बनने वाले हो। समझ में आया बात है? शासन के अंदर तुम प्रवेश कर जाओगे। जब शासन के अंदर प्रवेश कर जाओ, सरकार के द्वारा जो बनाई जाने वाली योजनाएं, क्या तो तुम उसमें अपनी भूमिका निभाओगे जैसे तुम छोटे लेवल पर होगे, या फिर तुम उनका क्रियान्वयन करवाओगे? और ऐसे ही सवाल तुमसे इंटरव्यू में पूछा जाएगा। जो मैं यहाँ खड़ा होकर बता रहा हूँ ना, ये सवाल तुमसे इंटरव्यू में जाएंगे, बताओ कि तुम्हारी क्या भूमिका होगी गवर्नेंस उसके शासन के अंदर। तो तुम्हें गवर्नेंस वहाँ अच्छे तरीके से काम आने वाला। तो तुम क्या बताओगे? सर मैं ऐसा करना चाहूँगा या करना चाहूँगी कि सरकार के द्वारा चलाई जाने वाली, संचालित की जाने वाली योजनाओं का सुनिश्चित तरीके से क्रियान्वयन कर सकूँ। ऐसी भाषा होनी चाहिए तुम्हारी। ऐसा समझ में? ठीक? ताकि उसके अंदर करप्शन को समाप्त कर सकूँ और भ्रष्टाचार को खत्म करने के कितने सारे उपाय बताए थे। भ्रष्टाचार के जो कारण है क्या है? उपाय खत्म कर दो। भ्रष्ट तो जो नोट्स बनाने के बाद फ़ायदा पता क्या होगा? ये फ़ायदा होगा, आत्मा की तरह भटकने की जरूरत नहीं है। नहीं तो इतना सारा बमबारी हो जाएगी मैटर की तुम्हारे ऊपर। मैं चाहता हूँ तुम्हारे ऊपर ना मैटर की बमबारी ना हो। अगर बमबारी हुई तो मारे जाओगे। अगर तुम कंटेंट मार्केट में चले गए ना, तुम आज समझ, तुमने यूपीएससी का एग्जाम दिया, जैसे प्री का एग्जाम दिया तुमने, जैसे दिया ना तुमने, तो तुम बहुत नेगेटिव हो जाओगे। जैसे रिजल्ट नेगेटिव आएगा, तुम इधर तो उधर तो ऐसा पता लगा इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, कंटेंट इकट्ठा करना स्टार्ट कर दोगे। ऐसा लगा ये कंटेंट सफिशेंट नहीं है। अभी कंटेंट तो सफिशेंट है, तुम्हारा नॉलेज स्किल इतना इंप्रूव नहीं कर पाया अभी। हाँ समझ, जब तक तुम मेजर फॉर्म में नहीं पहुंच रहेंगे ना, जब तक तुम इस एग्जाम के प्रति सीरियस नहीं होने, सीरियस उसी दिन हो जाओगे जिस दिन मस्जिद त्याग दोगे। समझिए बात? जिस दिन तुम्हारा 8 घंटे का टाइम टेबल ना, 8 या 10 घंटे का टाइम टेबल वैसे ही चला जाओ। मैं ऐसे बहुत सारे बच्चे तुमसे बात करवा सकूँ भाई, वीडियो कॉल करा दूंगा। अभी जो तैयारी कर रहे हैं हिंदी माध्यम के छात्र और 3-3 साल से पढ़ रहे हैं, सही, कुछ मेरे भी स्टूडेंट हैं जो सिलेबस पूरा कर चुके, और उनका स्टडी टाइम टेबल है ना 8 से 10 घंटे का। वो सेल्फ स्टडी, वो कोचिंग से अलग है, वो बता रहा हूँ। चल रही बड़े बच्चे मिल जा रही है यहाँ। नौकरशाही 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 की बात कर, अभी बात कर। अरे रुक जाओ, नौकरशाही की बात करने वाले। कितने पॉइंट हो गए?
चौथा पॉइंट, जो नौकरशाही होगी ना, उसे ना उत्तरदायी बनाना होगा। उत्तरदायी का मतलब उससे रिस्पॉन्सिबल बनाना होगा। और जो नौकरशाही होगी ना, किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल बनाना होगा? जनता के प्रति रिस्पॉन्सिबल बनाना होगा। इनके बीच में ना तुम गैप दिखाइएगा जब तुम जाओगे। जब तुम सिविल सर्वेंट बन जाओगे ना, तो तुम ऐसा लगेगा कि मेरा भी स्टैंडर्ड बढ़ चुका। लेकिन नौकरशाही का ना, जब लबास के अंदर जाओगे, ट्रेनिंग में कदम रखोगे, तो सब भूल जाओगे। वहाँ इतना ज़बरदस्त मतलब टाइम टेबल होना वहाँ से, एक नंबर की हवा वहाँ में। मंसूरी की जिसने हवा खा ली ना, वो वही का ही हो जाएगा। सो यही बात है, जब तुम अंदर चले जाओगे ना, खिड़की खोल कर देखोगे ना, सुंदर सुंदर हवा आ रही है, उनकी हवा में उस दिन सुकून होगा। क्या होगा? सुकून। ठीक, तुम मुझे उठाओगे, मोबाइल फ़ोन पर फ़ोन करोगे, मैं तुरंत काट दूंगा तुम्हारा फ़ोन। आए समझ में? टाइम नहीं होने का मेरे पास, कई सारे फ़ोन उठाता फिरूंगा मैं। समझ नहीं बात यार। और ज़बरदस्ती मुझे फ़ोटो खींच कर, सेल्फी खींच कर मुझे भेज दोगे। तो समझ नहीं बात यार। फिर तुम स्नैपचैट भी चलाना, इंस्टाग्राम भी चलाना, फेसबुक भी चलाना, फिर तुम्हारे लिए सर्वमान्य होगा। समझ में आया बात यार। लेकिन मैं फिर भी चाटा मार दूंगा। पूछो क्यों? मैं कहता हूँ इस तो आगे बढ़ना चाहिए। आया समझ में? उसके बाद भी एक एग्जाम हो, उसकी भी तैयारी करके बता देंगे। नौकरशाही को उत्तरदायी बनाना होगा। आजकल के जो सिविल सर्वेंट देखोगे ना, आजकल के जो वर्तमान समय के सिविल सर्वेंट, वे जनता के प्रति रिस्पॉन्सिबल कम, सोशल मीडिया के प्रति रिस्पॉन्सिबल ज़्यादा, ऐसा मेरा मानना। आया समझ में? जितने भी तुम सिविल सर्वेंट देखोगे ना, सबको पब्लिसिटी चाहिए। जिसे पब्लिसिटी चाहिए ना, ऐसा मानना कि वो ना कभी धरातल पर जाकर काम करने वाला है ही नहीं। मैं ऐसे वीडियो दिखा दूंगा तुम्हें, है तो IAS अधिकारी, लेकिन जो पढ़ाए जा ना वहाँ से लबासन का ट्रेनिंग सेंटर पढ़ाए जा, एक सिविल सर्वेंट को हमेशा पर्दे के पीछे रहना चाहिए, आगे रहना चाहिए। जो अनैतिक काम होगा कि तुम वीडियो बनाकर 2-2, 5-5 मिनट के यूट्यूब पर डाल दिया, तुम देखो कितना अच्छा काम कर रहे हो। नहीं कर रहे तुम अच्छा काम, तुम दिखा रहे हो ये बंदा भिखारी है, मैंने इसे दान करा, ये अनैतिक काम नहीं है, मैंने सब 10 रुपये दे दिए। ऐसे ऐसे बहुत सारे यूट्यूब पर भरमार मात्रा में वीडियो देखता हूँ। सिविल सर्वेंट का एक मतलब नहीं होता। समझ, सिविल सर्वेंट का मतलब क्या हो? आंतरिक रूप से सेवा करना हो, वो भी साधारण भाषा में। जिस जिले के अंदर तुम मौजूद हो ना, क्षेत्रीय भाषा भी सीखनी होगी तुम वहाँ की, ताकि तुम वहाँ की जनता को आम भाषा में समझा सको, उसकी भाषा पर। सरकार के द्वारा जो चलाने वाली योजना है ना, उनके साथ बातचीत कर सको। पहले पता क्या हुआ करता था? डेरा लगता था, ये जीरा के न्यायाधीश बैठते थे, जिले जिला के न्यायाधीश DM साहब बैठते थे, वे 2-2 काम करते थे। जज का भी काम नहीं करते थे, आए थे मैं जिले के अंदर। अब तो उनका कार्य अलग हो चुका, अब ये DM का भी काम नहीं करते, 2-2 पद पर काम करते थे। और पूरी मीटिंग लगा लिया करते थे, अलग अलग गाँव में जाते थे, जिसकी जो भी प्रॉब्लम होती थी, जो मुनीम साहब थे वे बैठते थे, उन्होंने लिखते थे। अंग्रेजों के टाइम की बात बता रहा हूँ, तुम जब इतिहास पढ़ोगे दिखाई देगा तुम। आया समझ में? सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम सुना? जब संविधान सभा में बहस हो रही थी, इस बात पर बहस हो रही थी कि सिविल सेवक का जो पद है ना, इसे खत्म कर देना चाहिए। सरदार वल्लभ भाई जो पटेल है, उनका बहुत बड़ा योगदान है इसे लाने में। तो यही बात है, उन्होंने अड़चने पैदा कर दी थी, उन्होंने कहा नहीं ये पद होना चाहिए, और आज यही कारण है ये मौजूद है। लोग इसलिए इसे खत्म करने की मांग कर रहे थे। ये सबसे ज़्यादा भ्रष्ट पद था। सही है, सबसे ज़्यादा भ्रष्ट पद यही है। आज भी देख लो, जितने जो IAS है ना, IAS अधिकारी, उनकी जो संपत्ति करोड़ों की तरह तो बढ़ रही पीछे पीछे बैकग्राउंड में। एक IAS अधिकारी अगर 1 साल IAS अधिकारी 1 साल उसने IAS अधिकारी रहा हो, अगर उसने छोड़ भी दिया उसने, तो तुरंत राजनीतिक सत्ता में चला जाएगा। अगर उसने त्याग पत्र भी दे देना, उसकी संपत्ति 200, 300, 400 गुना बढ़ रही संपत्ति में। 100 करोड़ रुपये, 200 करोड़ रुपये उनके लिए कोई मायने नहीं लगते। समझ में आया? इतना पैसा उनके पास मौजूद हो। ठीक, अरे मैं इस बात को गारंटी दे कह सकता। और तुम सिविल सेवक हो ना, अगर तुम बन जाओगे, तुम चाहे कितना भी चिल्ला के पढ़ लो, आज तुम कितने ही पॉइंट लिख लो, 10 की जगह 20 पॉइंट लिख लो, 100% एक दिन तुम भी चर्चा में आओगे। समझ नहीं बात है कि फलाने की लड़की कौन फैला, फिर तो तुम्हारे नाम से जाना जाएगा तुम्हें कि अमुक नाम की लड़की भ्रष्टाचार में लिप्त पाई गई, और इनके घर में था ना 200 करोड़ की फिरौती बरामद हुई। समझ नहीं बात है? और जब मैं देखूंगा ना, तो मुझे बड़ा दुख होगा। आज समझ, मैंने कहा इतने सारे पॉइंट लिखवाए थे, एक भी किसी काम का नहीं रहा। हाँ, तो आजकल, हाँ, जो ऐसा नहीं हो सकता,
फिर सीबीआई भी तो जांच करती हो, लेकिन नहीं सीबीआई पूरे का पूरा छप्पा लगा हुआ, खाट खाट पे पूरे नोट नोट बिखरे हुए, ऐसे ऐसे वीडियो सामने आते रहते हैं। कहाँ से आ रहे हैं वो, कहाँ से आ रहे हैं? ऐसे ऐसे ऐसी दिगारी दिखा दूंगा तुम, ये दीवार है सामने, इसके पीछे अंदर दीवार के अंदर रख रखा बॉक्स, बता नहीं सकता, इस सब सिर्फ दीवार है, इसके पीछे बॉक्स बनाए हुए पैसे रखने के लिए। बैंक में रख नहीं सकते, सरकार को जवाब देना पड़ेगा। चलो देख लो, बताया तो, जो कस्टम अधिकारी होने हैं जो वहाँ बैठते हैं, जो बाहर से सामान आता, बताया तो टेबल नंबर जो 5 था मुंबई के अंदर, इकोनॉमिक्स से पढ़ा रहा था, टेबल नंबर 5 बहुत फेमस था, हर इंसान चाहता था वहाँ मेरी ड्यूटी लगनी चाहिए। नीचे तक 2-2 करोड़ रुपए आते थे, बाहर के लोग भी पैसे देते थे, अंदर के लोग भी पैसे देते थे, जबरदस्त मात्रा में। कुछ पोस्ट तो ऐसी बहुत भ्रष्ट, इनकम टैक्स वाले बहुत भ्रष्ट हो, जबरदस्त मात्रा में। कहने को इनकम टैक्स, किसी के यहाँ छापा मारने जाएंगे ना, छापा तो बाद में मारेंगे, एक रात पहले सेटिंग हो जाती है उनकी, आराम से पहुंचा 100-150 करोड़ रुपए घर। क्या नाम है, आओगे तो क्लीन चिट दिखाना, तुम आईएएस मिला तो अच्छी बात है, नहीं मिला तो आईपीएस मिलेगा, आईपीएस नहीं मिला तो तुम्हें मिलेगा आईएफएस, अगर तुम्हारी इंग्लिश अच्छी होगी तो। अगर वो भी ना मिला ना, वो भी ना मिला तो तुम्हें मिलेगा आईआरएस, इंडियन रेवेन्यू सर्विस, इनकम टैक्स ऑफिसर बनोगे, बड़े वाले तकड़े वाले, और उसमें जबरदस्त मात्रा में कमाई ही कमाई है। पावर का तो कुछ कह नहीं सकते। आज इनमें सबसे ज़्यादा जो पावर हो वो हो आईएएस की, दूसरे नंबर पर आईपीएस की, वो ठीक ठाक बने जा, और तीसरे नंबर पर आईआरएस हो, और जिसे भारत तो कोई मतलब ही नहीं है वो आईएफएस ज्वाइन कर लो मेरे जैसा, ऐसा समझ लो, जिसे बाहर की दुनिया में जीने की ज़्यादा, लेकिन इंग्लिश आनी चाहिए ठीक ठाक तरीके की, और कहीं 3-4 लैंग्वेज पर अच्छे तरीके वाली कमांड हो, और वो ना अच्छा मतलब नवीन जानकारी प्राप्त करने का इच्छुक हो, उसे राजदूत बनाया जाता। नौकरशाही की बात कर रहे थे हम। आजकल की जो नौकरशाही है ना, वो जनता के प्रति रिस्पॉन्सिबल नहीं है, उत्तरदायी नहीं है। तुम कैसे कह सकते सुशासन होगा? एक डीएम का नाम बता दो जो तुम्हारे गांव में आया हो और बैठ कर पंचायत लगाकर गांव वालों से बात करी हो, है कोई? और क्यों कह फिर यह कहें कि नौकरशाही है, ये तो जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं है। तो सुशासन पता क्या कह रहा है? यूँ कह रहा है सुशासन हूँ मैं वहीं होऊंगा जहाँ नौकरशाही जनता के प्रति उत्तरदायी होगी। यही तो शर्तें हो। शर्तें का मतलब क्या हो, समझ में आया? ऐसा क्लास में आना भी बहुत महत्वपूर्ण है। 2-3 दिन बाद तुम्हें लग जाता होगा अब कुछ नहीं है, सब ड्रामा ही है ना। नवीन ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो पाती ना। कौन से ज्ञान की? वो बहुत जरूरी समय समय पर होनी चाहिए। बात समझ में आई? लिख लो। नेक्स्ट पॉइंट, हेलो यस सर, नमस्कार, हाँ जी आ गए। ये किस टाइम है? किस टाइम है? 4:15 बजे। लेट क्यों है? फिर बाबा पूछ रहे लेट ही चलेगी। चलो मैं पूछता हूँ। करा था इतना लेट क्यों आते हैं, इसको कल नहीं। क्या लिखे हो बताओ? एक पॉइंट लिखो, नौकरशाही को उत्तरदायी होने पर बल दिया जाए। नौकरशाही को उत्तरदायी होने पर बल दिया जाए। नौकरशाही को उत्तरदायी होने पर बल दिया जाए। नौकरशाही को उत्तरदायी होने पर बल दिया जाए ताकि शासन के अंदर एक ऐसी व्यवस्था को विकसित किया जाए ताकि शासन के अंदर एक ऐसी व्यवस्था को विकसित किया जाए क्या लिखा? ताकि लोक सेवकों की
उपलब्धियों में, लोक सेवकों की उपलब्धियों में गुणवत्ता हो, लोक सेवकों की उपलब्धियों में गुणवत्ता हो। नानक मत्ता नहीं, गुणवत्ता। यस, इधर ना गुणवत्ता हो। कितने पॉइंट हो गए? 5 पॉइंट। सूचना एवं विचारों की अभिव्यक्ति होनी चाहिए। लिखते लिखते रहो, बहुत आसान आसान पॉइंट। सूचना एवं विचारों की अभिव्यक्ति होनी चाहिए, ये भी तो कहोगे सुशासन होगा। 5 पॉइंट लिखो। सूचना एवं विचारों की अभिव्यक्ति होनी चाहिए। क्या लिखा था उन्होंने बताओ पहले। होनी चाहिए ताकि नीति निर्धारण, ताकि नीति निर्धारण, यानी जब नीति बनाई जाएगी, नीति निर्धारण, ताकि नीति निर्धारण के निर्णय प्रक्रिया, नीति निर्धारण के निर्णय प्रक्रिया, समझा रहा हूँ, पहले लिख लो। नीति निर्धारण के निर्णय प्रक्रिया हित, प्रक्रिया के बाद लिखना हित, सरकारी हित के बाद लिखना सरकारी सूचनाओं का विश्लेषण, सरकारी सूचनाओं का विश्लेषण, सरकारी सूचनाओं का विश्लेषण स्वतंत्र एवं निष्पक्ष आधार पर, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष आधार पर, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष आधार पर विभिन्न व्यावसायिक समूह द्वारा किया जाए, विभिन्न व्यावसायिक समूह द्वारा किया जाए, समूह द्वारा किया जाए। अब जो बताओ, जो नीतियाँ बनाई जाएगी, सरकार की जो नीतियाँ बनाई जाएगी, उसमें जो फैसले लिए जाएंगे, जो सरकारी सूचनाएं होंगी, सरकार की जो सूचनाएं होंगी, उनका विश्लेषण किया जाना चाहिए। और विश्लेषण कैसे होना चाहिए? स्वतंत्र एवं निष्पक्ष होकर करना चाहिए। कोई किसी का पक्ष नहीं होना चाहिए, किसी का हित नहीं होना चाहिए। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष के आधार पर विश्लेषण किया जाना चाहिए उनका। और कोई कौन कर सकता हो? कोई भी एजेंसी कर सकती हो, कोई भी व्यावसायिक संगठन हो, कोई भी व्यावसायिक समूह हो, उसकी जांच कर सकता हो। कैसी जांच कर सकता हो? स्वतंत्र एवं निष्पक्ष जांच कर सकता हो। क्या कर सकता हो? उसका उसकी जो सरकार होगी, उनकी सरकार होगी, उसके अंदर जो सूचनाएं होगी, उनका विश्लेषण कर सकता हो। हम कह सकते हैं वहाँ गवर्नेंस होगा, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए एक प्रकार की। सूचना का अधिकार का मतलब यही तो हो। समझ में आया बात? या अभिव्यक्ति की आज़ादी होनी चाहिए, बोलने की आज़ादी होनी चाहिए। आया समझ में? नीति जब बनाई जाएगी, निर्धारित करी जाएगी, नीति निर्माण के अंदर ना उसकी जनता की सहभागिता होनी चाहिए। ठीक, कह सकते हैं वहाँ सुशासन होगा। चलो, कितने पॉइंट हो गए? ठीक, अगला पॉइंट कितने? 5 हो गए। छठा पॉइंट, छठे पॉइंट में लिखो, एक ऐसा प्रशासनिक तंत्र को विकसित किया जाए, एक ऐसे प्रशासनिक तंत्र को विकसित किया जाए, एक ऐसे
प्रशासनिक तंत्र को विकसित किया जाए, एक ऐसे प्रशासनिक तंत्र को विकसित किया जाए जो दक्षता एवं कार्यकुशलता की विचारधारा के अनुरूप हो। एक ऐसे प्रशासनिक तंत्र को विकसित किया जाए जो दक्षता मतलब एफिशिएंसी, दक्षता एवं कार्यकुशलता, कार्य में कुशलता होनी चाहिए, कार्यकुशलता के अनुरूप हो। कह सकते हैं सुशासन होगा, कह सकते हैं नहीं कह सकते हैं, क्या होगा? सुशासन होगा। ऐसा प्रशासनिक तंत्र विकसित करो जिसके अंदर दक्षता हो, एफिशिएंसी हो। कैसा आईएएस अधिकारी बना रहे हो तुम? उस आईएएस अधिकारी के अंदर आईएएस अधिकारी बनने की क्वालिटी तक नहीं है, ऐसे वजन बात करने के लिए लोगे तो तमीज तक नहीं है कि उसका इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा, कि उसका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। जो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, जिसको मजा मान रखा पूरा जिंदगी में, वो कैसे एग्जाम क्लियर कर लेगा? ये सुन लो, अगर चला भी जाएगा उसके अंदर दक्षता नहीं होगी। जब दक्षता नहीं होगी तो समझ जाओ कार्य कुशलता नहीं होगी उसके अंदर। कार्य करने जाएगा ना, कुशलता के आधार पर नहीं करने का, क्योंकि बुद्धिहीन होगा ना। कुशलता होनी चाहिए, बुद्धि होनी चाहिए उसके अंदर। ठीक, ऐसा प्रशासनिक तंत्र विकसित करो। ये तो अच्छा बंदा, 15 लाख लोग बैठते हैं एग्जाम में, पीरी के एग्जाम में 15 लाख लोग। पता कितने बचते हैं? मात्र 10,000। पीरी के पेपर के बाद 10,000 लोग मेंस लिखते हैं हर साल। जब तुम जाओगे तुम्हारा भी यही हाल होने वाला। और 10,000 के अंदर ना पता कितने मेंस 10,000 देने चले गए, उसमें से 3,000 लोगों को सिलेक्ट करा था। और 3,000 लोगों को सिलेक्ट करने के बाद ना उसमें से 500-600 बंदे निकाल ले जाएंगे, 500-600 बंदे निकाल ले जाएंगे। अब सोचो उनके अंदर कितनी एफिशिएंसी होगी, उनके अंदर उनकी कार्यकुशलता फिर कैसी होगी। समझ में आया नहीं बात? या अगर ऐसे बंदे जाएंगे, ये बताओ अगर ये भी भ्रष्ट हो जा तो फिर उनकी तो दक्षता कमजोर हो जाएगी, कार्यकुशलता प्रभावित होगी। कैसा प्रशासनिक, तो ऐसा प्रशासनिक तंत्र हमें विकसित करना होगा जिसके अंदर दक्षता होगी और जिसके अंदर कार्यकुशलता होगी। समझ में आया बात? या जब तो ऐसा एग्जाम लेकर रखा जाता तो ऐसा प्रशासनिक तंत्र विकसित करो, कह सकते हैं सुशासन होगा। समझ में आया? एक बार पॉइंट को रिपीट करो। ऐसा प्रशासनिक तंत्र को विकसित किया जाए जो दक्षता एवं कार्यकुशलता के अनुरूप हो, उसके जैसा हो, या दक्षता एवं कार्यकुशलता से निर्मित हो। शब्दावली यूज करना स्टार्ट से जैसे जैसे लिखते चले जाओगे ना मजा आता चला जाएगा। इसके बाद दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे हम, पता कौन सा? पारदर्शिता। चैप्टर नंबर 1 खत्म होने वाला हो रहा है। इतने छोटे छोटे चैप्टर है इसमें। सुशासन ही तो पढ़ना था, सुशासन की मान्यता पढ़ ली हमने। कितनी मान्यता पढ़ ली हमने? 6, 7वीं मान्यता पढ़ लिखो। अगला पॉइंट सुन, कितने पॉइंट हो गए? 6, 7वां पॉइंट। एक तरफ तुम्हारी सरकार है, सरकार एक तरफ सरकार है हमारी, और एक तरफ तो तुम दिखा देगा ना सामाजिक संगठन दिखा देगा तुम्हें। सामाजिक संगठन कौन? सामाजिक संगठन। अरे सामाजिक से संगठन है ना, सामाजिक संगठन। जैसे तुम बताता हूँ, ये हमारी गवर्नमेंट है साइड में, और बहुत सारे सामाजिक संगठन बने हुए, हजारों के नाम गिना दूंगा तुम्हें। बहुत सारे जो समाज को लेकर बने, समाज की जागरूकता फैलाने के लिए। आया समझ में? अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग संगठन पाए जाएंगे तुम, अलग अलग कैटेगरी में। जैसे तुम एससी कैटेगरी में हो तो तुम्हें भीम आर्मी का संगठन दिखाई देगा। गोस्वामी हो तुम, गोस्वामी का संगठन दिखाई देगा। कश्यप का तो कश्यप का संगठन दिखाई देगा। अगर यही सरकार है ना, इस सामाजिक संगठनों के साथ सहयोग नहीं करेगी तो इसका सरकार का विरोध करना शुरू कर देंगे। आया समझ में? अब विरोध करना स्टार्ट कर देंगे, एक कम्युनिटी इकट्ठा करेंगे और इस सरकार के खिलाफ जबरदस्त मात्रा में आंदोलन करेंगे। नहीं मैं प्रकार के मूवमेंट खड़े कर देंगे। इसलिए सरकार के सुशासन हम तभी कह सकते हैं जब सरकार हो, और सरकार जो वहाँ उस क्षेत्र के अंदर सामाजिक संगठन मौजूद होंगे, सरकार के और सामाजिक संगठनों के बीच में परस्पर सहयोग होना चाहिए। क्योंकि ये सामाजिक संगठन बनाए गए हैं, ये जनता के आधार पर बनाए गए हैं। इनके अंदर भी जनता पार्टिसिपेट करती है। एक सामाजिक संगठन के अंदर बड़ी बड़ी जनता होती है। आया समझ में? ये सामाजिक संगठन, कहने की सामाजिक संगठन ना, ये बहुत बड़ी जनता को रिप्रेजेंट करते होंगे। आया समझ में? और इनके बीच में अगर सहयोग नहीं होगा ना तो हम कैसे कह नहीं सकते हैं सुशासन होगा। सुशासन तभी होगा तब सरकार और सामाजिक संगठनों और गैर सामाजिक संगठन भी हो सकते हैं, जिसे हम एनजीओ कहते हैं। ठीक, गैर सरकारी संगठन जिसे बोलते हैं एनजीओ, समझ, उनके बीच भी समन्वय होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, उनके बीच में सहयोग होना चाहिए उनके बीच में। आए सरकार है, तुम सरकार हो, अच्छा नीतियां बनाते हो तो सामाजिक संगठनों से पूछो, मैं बताएंगे तुम उनके समाज को किस चीज़ की जरूरत है।
तुम हमारे समाज के लिए योजना बना रहे, सामाजिक संगठन तो तुम पूछ नहीं रहे, तो कहीं का सुशासन होगा? योजना बनाने चले हो तुम तो पूछने चाहते हो तो पूछो सामाजिक संगठन को बुलाकर, बताओ तुम्हारी कम्युनिटी का क्या हाल चाल है, उनके अंदर किस चीज़ की डिमांड है, क्या चाहिए उनके अंदर, किस चीज़ की कमी उनके अंदर। तो सामाजिक संगठन को बुलाया जाएगा, उनके मुख्य मुख्य प्रतिनिधि तो बैठते होंगे, सरकार के अधिकारी के साथ बातचीत करते होंगे, फिर सरकार इस प्रकार की नीतियों का नीति बनाती होगी, ऐसी नीतियाँ जनरेट करेगी। ऐसा पता लगा सामाजिक संगठन को पूछा नहीं गया, सरकार के द्वारा नीतियाँ बनाई हुई, फिर तो कठिनाई पैदा होगी ना, फिर सामाजिक संगठन उनका विरोध करेंगे, तो फिर कहीं का सुशासन होगा? ऐसा बताओ, तो सुशासन तो तभी होगा ना तो सामाजिक संगठन और सरकार के बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, उनके बीच में समन्वय होना चाहिए, सहयोग की भावना होनी चाहिए, कह सकते हो सुशासन होगा। लिखो, सरकार एवं सामाजिक संगठनों के बीच अधिक परस्पर सहयोग होना चाहिए, सहयोग को विकसित किया जाए। सरकार एवं सामाजिक संगठनों के बीच परस्पर अधिक सहयोग को विकसित किया जाए। सरकार एवं सामाजिक संगठनों के बीच परस्पर एवं अधिक सहयोग को विकसित किया जाए। परस्पर एवं अधिक सहयोग को विकसित किया जाए। परस्पर एवं अधिक सहयोग को विकसित किया जाए। लिख लिए हो? अच्छा, मैंने तुम्हें ये बताओ, सुशासन की बहुत सारी परिभाषाएं लिखवाई मैंने, तुम्हें लिखवाई नहीं ली? अब सुशासन के लिए कितनी सारी शर्तें लिखवाई हैं? बहुत सारी शर्तें लिखवाई। कितनी शर्तें होगी? 7 शर्तें होगी। एक पेज भर गया होगा सुनो, ये सुनो। सुशासन की तो बहुत सारी परिभाषा बताना तुम, कोई सी भी जो तुम्हें एक छोटी सी परिभाषा आया तो लिख दोगे, बता दोगे। वर्ल्ड बैंक ने क्या कहा था? पारदर्शी होना चाहिए, जवाबदेहिता और न्यायिक सुधार होना चाहिए, यही क्या होगा? सुशासन होगा। वर्ल्ड बैंक के द्वारा इतनी सी तो याद ही रहेगी। एक कोई तुम लंबी सी परिभाषा याद हो वो भी लिख लोगे। अगर मैं यहाँ मेंस का क्वेश्चन लिखाऊँ उसको कर लेगा 100 से क्वेश्चन लिखो, फिर मेंस का इतना लिखने के बाद सुशासन की शर्तें तो समाप्त हुई। क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन में बोर्ड में लिखने जा रहा हूँ, देख लो। इसमें पीरियड कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सुशासन सुशासन से आपका क्या तात्पर्य है? तात्पर्य है, सुशासन से आपका क्या तात्पर्य है? सुशासन के लिए आवश्यक प्रतिबंध क्या है? आवश्यक प्रतिबंध, आवश्यक प्रतिबंध क्या है? जहाँ प्रतिबंध लिखा है ना उसके ब्रैकेट में ये भी कह सकते हो शर्तें, और जहाँ शर्तें लिखा है ना हम ये भी कह सकते हो मान्यताएं। ठीक, ये पीसीएस का क्वेश्चन होगा, ऐसा सवाल पूछेगा पीसीएस में, कोई सा पीसीएस का एग्जाम ऐसे सवाल पूछेगा। यूपीएससी कैसा सवाल पूछेगा? यूपीएससी का अलग स्टाइल होगा क्वेश्चन पूछने। अच्छा, तो उत्तर कैसे चलेगा इसका? पहले इसको उत्तर की फॉर्मेटिंग कर दूं, उत्तर आराम से समझ लो। इसका उत्तर कैसे चलेगा? सबसे पहले पहले नंबर पर तुम क्या लिखोगे? सुन लो, सबसे पहले सुशासन को परिभाषित करोगे। सुशासन से आपका क्या तात्पर्य है? जो सुशासन होगा ना, सुशासन की परिभाषा, समझ आई बात है? और सुशासन की परिभाषा क्या लिखोगे? ठीक, वर्ल्ड बैंक के अनुसार बताओ, बताओ सुशासन की परिभाषा। शासन का तात्पर्य जवाबदेहिता, पारदर्शिता तथा न्यायिक सुधार से है। ऐसे भी कह सकते हो, वर्ल्ड बैंक के अनुसार शासन प्रणाली में, ऐसे लिखोगे तो ज़्यादा बेहतरीन नंबर में, शासन प्रणाली में जवाबदेहिता, पारदर्शिता एवं न्यायिक सुधार होना चाहिए। ठीक, आगे चाहे तो 1-2 लाइन बढ़ा भी सकते हो तुम, नहीं बढ़ा सकते उसके बाद क्या लिखोगे? जितनी भी शर्तें लिखवाई गई दूसरे नंबर पर क्या लिखोगे? दूसरे नंबर पर लिखोगे सुशासन की शर्तें, सुशासन की शर्तें लिख दोगे। 6 की 6 शर्तें इसमें डाल दियो। उसके बाद 3rd नंबर पर क्या लिखोगे? लास्ट में जाते जाते निष्कर्ष, निष्कर्ष ये आगे की रहा, ये तो लिखते हो तुम। लेकिन इस तरह की हेडिंग मत बनाना बिल्कुल भी कि वहां पर हेडिंग बना के लिख रहे सुशासन की परिभाषा का अर्थ बनी हो तुम, उसे दिखने में चाहिए। तुमने परिभाषा स्टार्ट करी कि हेडिंग बनाओ कि ब्लैक पेन तो सुशासन की परिभाषा, बेवकूफ हो तुम।
सुशासन की परिभाषा यानी हेडिंग नहीं बनानी है कि पता लग रहा है कि यहाँ हेडिंग बनाने की हेडिंग बनानी, सुशासन की परिभाषा। बच्चों तुम वो तो लिखना ही पड़ेगा, सुशासन की परिभाषा नहीं लिखनी है कि सुशासन की परिभाषा ही हेडिंग बना ली वहां से। हाँ सुशासन पूरा लिखना, सुशासन की परिभाषा, सुशासन की परिभाषा। अच्छा तुम सुशासन लिखना चाह रहे हो, बेवकूफ हो तुम, नहीं लिखनी, सीधा लिखना वर्ल्ड बैंक के अनुसार। स्टैंडर्ड लेवल बढ़ाओ अपना, कक्षा 4 पर थोड़ा ही हो, आया समझ लो, बेवकूफ हो। उसके बाद सुन लो, शर्तों लिख, शर्तें ऐसा इसकी हेडिंग बनेगी, सुशासन के लिए आवश्यक शर्तें। और आवश्यक शर्तों के बिना इसका लिखने का तरीका होगा, सुशासन के लिए आवश्यक शर्तें ऐसा करके ऐसा करके ऐसा करके ऐसा करके, पहले छोटे छोटे उसके की पॉइंट डाल दो, 6 के 6, उसका की पॉइंट क्या होना चाहिए। उसके बाद फिर नीचे जाकर पॉइंट को खोल लो, देखने में भी अच्छा लगेगा सामने वाले को, समझ गए ना। लास्ट में कैसे खत्म करोगे, खत्म कैसे करोगे, निष्कर्ष में लास्ट में जाकर आगे की राह में एक लाइन छोड़कर ना, इस आवश्यक शर्तें लिख दोगे तो यहाँ से स्टार्ट करोगे। सुशासन वर्तमान समय की, सुशासन की, सुशासन वर्तमान समय में प्रासंगिक बन चुका है, यह आधुनिक समय की मांग है। आज समझ, आंसर खत्म, आंसर क्लोज। तो दिक्कत स्टेट पीसीएस का क्वेश्चन भी ऐसा दिया स्टैंडर्ड लेवल का। अब यूपीएससी का सवाल पूछेगा, क्वेश्चन नंबर 2 देख लो। क्वेश्चन नंबर 2, वर्ल्ड बैंक को कैसे लिखेंगे, इसे छोड़ दो, ऐसे लिखो, क्या सुशासन, देख लो सवाल देख लो, क्या सुशासन की अवधारणा निजीकरण के रूप में परिलक्षित होती है। यदि हाँ तो समझाइए। 150 शब्द। क्या सुशासन की अवधारणा परिलक्षित होती है, क्या सुशासन की अवधारणा निजीकरण के रूप में परिलक्षित होती है, यदि हाँ तो समझाइए। यूपीएससी का सवाल है, दूर से तुम्हें देख कर भी लग रहा होगा। अब ना कुछ लोग ना, कुछ थिंकर्स, विचारक सुशासन की आलोचना करते हैं, तो मुझे लग रहा है बहुत अच्छा है, ऐसा समझ। कुछ लोग इन जो विचारक है ना, कुछ समाजशास्त्री, इसकी ना सुशासन की आलोचना करते हैं, और आलोचना करते वक्त ना बहुत अच्छा तर्क देते हैं, ठीक। लेकिन जो आलोचना करते होंगे ना, आलोचना में दम कम होगा, समझिए। इसलिए तुम सुशासन को ना वर्तमान समय की मांग बन चुका, इसलिए तुम सुशासन को प्रमोट करोगे, कभी भी इसकी आलोचना को तुम बल नहीं देने के बिल्कुल भी। अब किसी अर्थशास्त्री ने क्या, समाजशास्त्री ने क्या कहा सुशासन के बारे में, ये कहा, ध्यान तो सुनना क्या कहा, ये कहा अच्छा ये सुशासन वर्ल्ड बैंक के द्वारा दी जाने वाली शर्त थी, वर्ल्ड बैंक की विकसित विकासशील देशों को जो ऋण दिया जाता था। अच्छा, और आज सब देश से बनाते चले जा रहे, ऐसा होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये करो वो करो, सुशासन होगा। अब लोगों ने अपनाना स्टार्ट कर दिया। अगर सुशासन नहीं होगा, अगर इसे नहीं अपनाओगे तो कठिनाई पैदा हो जाएगी। तो समाजशास्त्रियों का मानना कि जो सुशासन है ना, ये इतना प्रासंगिक हो चुका, ये देश के अंदर जाकर ना उसकी संप्रभुता, भौगोलिक सीमा चल भाड़ में गई, सुशासन चलाया भौगोलिक सीमा को ला देते हुए,
उसकी भौगोलिक संप्रभुता का हनन कर दिया। अपना रहे नहीं सारे सारे देश से, और वर्तमान समय ये मांग कर ऐसा कितना डेप्थ में जाकर सोचते हैं, दार्शनिक रहे होंगे, समझ नहीं बात। ये कह रहे ये शर्तें थी, ये शर्तें तुम्हारे लिए आवश्यक बन चुकी, और जो आवश्यक बन चुकी अपनाना ही अपनाना होगा, नहीं अपनाओगे तो वैश्विक स्तर पर छवि खराब होगी। इसका मतलब सुशासन ने तुम्हारी भौगोलिक संप्रभुता का हनन कर दिया। क्या कर दिया? किसका? तो कहीं की भौगोलिक संप्रभुता रह चुकी। तो एक काम करते हैं, क्वेश्चन तो लिख ही लिए होंगे तुम, उसके बाद ना इसकी आलोचना लिखते हैं। क्या लिखते हैं? आलोचना। हेडिंग बना लो, आलोचना। आलोचकों का क्या कहना? लिखो, सुशासन की आलोचना इस बात पर की जाती है, सुशासन की आलोचना इस बात पर की जाती है अच्छा ये बताओ, वर्ल्ड बैंक के द्वारा दी जाने वाली शर्त नहीं आती है कि जिस देश को ऋण दिया गया, धन दिया गया, तो उसके लिए तो शर्तें होगी ना। शर्तें बता रहे तुम तो इसी प्रकार की उसकी संप्रभुता का हनन कर रहे ना, ऐसी ऐसी शर्तें बता कर। भाई तुम विकसित देश हो, उसकी भौगोलिक संप्रभुता में क्यों झांक रहे तुम जाकर? ऐसा होना चाहिए, मानवाधिकार बच जाएंगे, ये चीजें अपनानी होगी, नहीं तो हम तुम्हें धन नहीं देने के। आया समझ में? क्या लिखा तुमने कि इस बात पर की जाती है, ऐसे लिखो बस। उसके बाद लिखो की हटा दो। आर्थिक सहायता प्राप्त करने वाले राष्ट्रों को, यानी जिन पैसे मिला हुआ, आर्थिक सहायता प्राप्त करने वाले राष्ट्रों को, आर्थिक सहायता प्राप्त करने वाले राष्ट्रों की, ऐसे लिखो, आर्थिक सहायता प्राप्त करने वाले राष्ट्रों की संप्रभुता का हनन होता है। क्योंकि सुशासन एक प्रकार का निर्देश है, गाइडलाइंस एक प्रकार की है, क्योंकि सुशासन एक प्रकार का निर्देश है। सुशासन एक प्रकार का निर्देश है कि देश में सरकार का स्वरूप कैसा होना चाहिए। सुशासन एक प्रकार का निर्देश है कि देश में सरकार का स्वरूप कैसा होना चाहिए। कल आओगे, जितने पॉइंट लिखवाए जा सारे सुनूंगा। समझ में आया बात है? जो भी पॉइंट लिखवाया जा रहा कि देश में सरकार का स्वरूप कैसा होना चाहिए। और क्या कहते हैं आलोचक? यूँ कहते हैं ये नहीं जैसे ऐसी शर्तें हैं, ये पूंजीवाद को बढ़ावा देती हैं। किस? पूंजीवाद विचारधारा नहीं है, नई लाइन से लिखना, एकदम सेपरेटेड लाइन से, और वो थोड़ी सी आगे छोड़ लाइन छोड़कर एकदम झक्कास पैराग्राफ चेंज कर लिखो। यह पूंजीवाद को बढ़ावा देता है। यह कौन? सुशासन। सुशांत सिंह राजपूत नहीं, सुशासन। यह पूंजीवाद को बढ़ावा देता है। क्योंकि यह सरकार के स्थान पर बाजार तंत्र की भूमिका पर बल देता है। यह सरकार के स्थान पर बाजार तंत्र की भूमिका पर बल देता है। यह सरकार के स्थान पर बाजार तंत्र की भूमिका पर बल देता है। अब बताओ, जहां सुशासन होगा वहां विदेशी ऋण नहीं दिया जा रहा, विदेशी पूंजी का इस्तेमाल नहीं कर रहे हम, जबरदस्ती शर्तें रख रहे हैं। क्या लिखा तुमने ये बताओ? अभी क्या लिखा? साथ साथ विदेशी पूंजी
निवेश को बढ़ावा देना, साथ साथ विदेशी पूंजी निवेश को बढ़ावा देना, विदेशी क्या लिखा, प्रबल देता है, साथ साथ विदेशी पूंजी निवेश को बढ़ावा देना, कोमा लाइसेंस राज को समाप्त करना, लाइसेंस राज समाप्त करता होगा, कोमा लाइसेंस राज को समाप्त करना, कोमा लाइसेंस राज को समाप्त करना, कोमा सब्सिडी को समाप्त करना, लाइसेंस राज को समाप्त करना, कोमा सब्सिडी को समाप्त करना, सांप सीढ़ी नहीं सब्सिडी, सब्सिडी को समाप्त करना। इसका क्या मतलब हुआ, सारी चीजें तो खत्म हो जाए, इसका मतलब ये लोकतंत्र का विरोधी नहीं होगा, किसका विरोधी होगा वो, लिखो अर्थात कहा जा सकता है यह लोकतंत्र का विरोधी है। यह कौन, सुशासन लोकतंत्र का विरोधी है। एडवांस लेवल पे पहुंच गए हम, इतनी जरूरत नहीं है यूपीएससी में, याद रखना बात क्या, ये लोक प्रशासन का पढ़ा रहा हूँ मैं आजकल लोक प्रशासन पढ़ रहा हूँ ना ऑप्शनल में भी, मुझे नए सब ऑप्शनल पढ़ने का शौक है, वैसे तो क्या दूँ मैं, जब मैं मन भर जाएगा पढ़ते पढ़ते, लिख लेते हूँ तुम, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक क्या लिखा, किसका विरोधी, कौन विरोधी, सुशासन। अर्थात इसमें लिखो, अर्थात सुशासन की अवधारणा, सुशासन की अवधारणा, सुशासन की अवधारणा, सुशासन की अवधारणा निजीकरण के रूप में परिलक्षित होती है। अर्थात सुशासन की अवधारणा निजीकरण के रूप में परिलक्षित होती है। जो क्वेश्चन बोर्ड पर लिखा था उसका उत्तर मिल गया। सुशासन की अवधारणा निजीकरण के रूप में परिलक्षित होती है। ठीक, यहां तक बताओ, समझ में नहीं आएगा, इसका उत्तर नहीं लिख सकते। अब जो शर्तें लिखी थी ना, शर्तें लिखने के बाद ना, शर्तें लिखने के बाद आलोचना लिखोगे और यहां तक ले जाओगे खींच के लास्ट तक। ठीक, चाहे तो एक दो शर्त कम कर सकते हो उसमें, समझ आई ना, एक दो शर्त चाहे तो कम कर सकते हो, जो तुम्हें याद नहीं हो रही उस शर्त को कम कर दो, इसके अंदर डाल दो, लिख ले जाओगे उसका उत्तर। एक बार पढ़ो देखो उसका उत्तर, क्या सुशासन की अवधारणा निजीकरण के रूप में परिलक्षित होती है, यदि हाँ तो समझाइए 150 शब्द। उत्तर लिखवा दिया लास्ट में, तो लिखा हुआ आए समझ में। शर्तें लिखने के बाद आंसर क्लोज, उत्तर कैसे चलेगा, नंबर फर्स्ट सुशासन की परिभाषा, और हेडिंग नहीं बनानी, सिद्धि वर्ल्ड बैंक के अनुसार, ये उसमें से एक अच्छी सी बड़ी सी परिभाषा याद कर लो। समझ, 3 परिभाषा लिखाई गई तुम। तीसरे नंबर में, दूसरे नंबर पर क्या करोगे, सुशासन के लिए आवश्यक शर्तें, सुशासन के लिए आवश्यक शर्तें। और आवश्यक शर्तें ना पहले ऐसा करोगे तो नहीं, ऐसा कर दोगे तो डायग्राम बनाओगे तो ज़्यादा अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा उस पर, सामने वाले पे इस तरह करके डायग्राम बनाओगे, ऐसा समझो। ये फिर गोला बनाकर धड़ 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 करके ऐसा लिख दोगे, ये सुनो ठीक, या इस ऐसा नहीं कर सकते, डायग्राम बनाकर इसे रखकर अलग अलग प्रकार, अलग अलग स्टाइल, कई तरीके लिखने के, ऐसा समझो। अब ऐसा तो मत करियो, सुशासन के लिए आवश्यक शर्तें कि यूं कहा गया था कि भारत का मैप बनाना, भारत के मैप बदल सारे आवश्यक शर्तें, ये बदतमीजी लिखना नहीं, इसमें यहाँ भारत के मैप की कोई जरूरत नहीं है, जबरदस्ती घुसा रहे मैप, ये एडवांस हो जाएगा, आया समझ में, ये यूपीएससी तो ऊपर चला जाएगा। तीसरे नंबर पर जाओ, आया समझ में। तीसरे नंबर पर क्या करोगे, जो आलोचना लिखवाई ना लाइन छोड़कर, ये पॉइंट शर्तें लिखने के पश्चात उस आलोचना को लिखनी स्टार्ट कर दोगे। आलोचना लिखने के बाद ना धीरे धीरे और लास्ट तक यही तक लिखोगे, जो लास्ट का वाला पॉइंट लिखवाया गया। आलोचना नहीं बाहर नहीं बनानी, बस इधर लिखते चले जाना। पॉइंट लिखने के बाद ना लाइन छोड़ दी, लाइन छोड़ने के बाद जो लिखवाया ना, कुछ आलोचकों का मानना है, ठीक, धीरे धीरे वहाँ से स्टार्ट कर दो। एक दो लाइन काट भी सकते, धीरे धीरे जो लिखने से विकास होते को भाषा से लिखा,
मैं लिखूंगा जो मैंने तुम्हें लिखवाया ना, मैं कभी नहीं लिखने का। जो मैंने तुम्हें लिखवाया ना, अगर मैं इसका उत्तर लिखने बैठूँ, मैं इसे कभी नहीं लिखने का। अब मेरी खुद ही भाषा शैली बढ़ती चली जाएगी धीरे धीरे, लेकिन डेली का डेली प्रैक्टिस करनी है। सारा खेल किसका? प्रैक्टिस का। ओके, एक नए व्यक्ति तो मिलना चाहोगे? बुला लूँ?